मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है ना, वो अल्फा बीटा ओमेगा से ऑक्सीडेशन हो सकता है, मगर सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन से होता है। इसमें पहले बीटा ऑक्सीडेशन को अंडरस्टैंड करो। बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फैटी एसिड रहता है ना, फैटी एसिड का कार्बोक्सिल कार्बन का बाजू वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। ये बीटा कार्बन ब्रेक होता है ये बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, इसीलिए इस ब्रेकडाउन, इस ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर फैटी एसिड ब्रेक होकर एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इसका स्टेजेस को अंडरस्टैंड करो। ये फैटी एसिड के अंदर 3 स्टेजेस रहते हैं, 3 स्टेजेस। एक एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड जो सेल का साइटोसेल में पाया जाता है। उसके बाद ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक्चुअली मेन बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन का मेन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। इतना ये सब समझने का है। ये आगे वाला ये रिएक्शन याद रखने का है। ये देखो, ये फर्स्ट फैटी एसिड एक्टिवेशन। फैटी एसिड एक्टिवेशन में क्या हो रहा बोले तो, जो फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड थायोकाइनेस और एसिल कोए सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में एसाइल एडिलेट में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद कोएंजाइम एक्ट करने के बाद एसिल कोए में कन्वर्ट होता है। ये इतना याद रखो कि फैटी एसिड एक्टिवेशन में क्या हो रहा बोले तो, फैटी एसिड एक्टिवेट होकर एसिल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एसिल कोए वापस और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड जो असल कोई साइटोसेल में बना है ना, वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो रहता है ना, वो इम्परमेबल रहता। इसीलिए कुछ एक साइकिल है, ट्रांसपोर्ट साइकिल है, जिससे हम असल कोई को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या हो रहा था बोले तो, जो एसल कोई है ना, एसल कोई पर एक कैरेटिन पाल्मिटल ट्रांसफरस 1 एंजाइम ऐड कर कोई एंजाइम को रिमूव करके कैरेटिन को अटैच करता है और एसल कैरेटिन को फॉर्म करता है। और नेक्स्ट ये एसल कैरेटिन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर होकर ये सेल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चले जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अब ये आगे का प्रोसेस होने के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए हमारे को एसल कोए चाहिए। इसीलिए एसल कैरेटिन के ऊपर कैरेटिन पाल्मिटल ट्रांसफरस 2 ऐड करता है, जिससे एक कैरेटिन रिमूव हो जाता है। रिमूव होकर एक कोए एंजाइम वापस से अटैच हो जाता है और एसिल कोए फॉर्म करता है। इसके अंदर एक बात रखो कि इधर कोए एंजाइम जो था ना, वो डिफरेंट है, इधर भी ये कोए डिफरेंट है, दोनों कोए डिफरेंट है। ये बात रखो, कोए एंजाइम दोनों डिफरेंट है। और नेक्स्ट इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर होने के बाद ये प्रॉपर मतलब बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा बोले तो, एसिल कोए का एक चेन रहता है, एसिल कोए का फैटी एसिड का चेन है। इसके अंदर क्या हो रहा बोले तो, एसिल कोए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐड करता है, जिसके वजह से अल्फा कार्बन बोले तो कार्बोक्सिल ग्रुप का अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से। और इसके बाद डबल बॉन्ड अटैच होने के बाद अनिल कोए हाइड्रेटेज एंजाइम ऐड करता है। एंजाइम ऐड कर जो डबल बॉन्ड बना है ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करता है। और बीटा हाइड्रोक्सिल कोए बोले तो थर्ड कार्बन बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और नेक्स्ट इसके बाद जो बीटा हाइड्रोक्सिल एसिल कोए है ना, एसिल कोए वो बीटा कीटो एसिल कोए में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन क्या है समझने का नहीं, कुछ नहीं है, सब हम ये आदत तो रखना पड़ता है। और नेक्स्ट इसके बाद बीटा कीटो एसिल कोए के ऊपर थायोलेज एंजाइम ऐड करता है, ऐड कर एक एसिल कोए और एसिटाइल कोए। ये बता रखो कि ये एसिल कोए है, ये फर्स्ट एसिल कोए और ये एसिल कोए डिफरेंट है। इसके अंदर 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, इसके अंदर 2 कार्बन कम है, क्योंकि एक एसिटाइल कोए में करंट हो गया ना, इसीलिए ये एसिल कोए करंट होने की वजह से ये एसिल कोए के अंदर 2 कार्बन कम है। और नेक्स्ट इस बीटा ऑक्सीडेशन इतना ही है। इसके अंदर ये FADH इधर FADH2 इधर फॉर्म होता है और NADH फॉर्म होता है। इतना याद रखो, इतना ही था बीटा ऑक्सीडेशन, इतना ही है। ये एक मेन क्या था बोले तो, इधर ये समझो कि बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर 3 स्टेप होता है। उसके बाद इसका एक रिएक्शन याद रखो। और नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड कैसा होता है। और नेक्स्ट उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। इसके बाद ये एसिटाइल कोए फॉर्म करता है और इसके बाद एक क्रेब्स साइकिल के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक एसिटाइल कोए अराउंड 10 ATP को प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन का ओवरऑल रिएक्शन दिया है कि जब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एसिल कोए के ऊपर
एक बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एक एसएल कोए, एक बात देखो कि ए एसएल कोए के पास कितना कार्बन रहता ना, उससे दो कम रहता इस एसएल कोए के पास। और नेक्स्ट जो दो कम कार्बन था ना वो एसएल कोए फॉर्म करता है। और नेक्स्ट एक Fe2 एंड एक NaDH फॉर्म करता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन का। इसके साथ बीटा ऑक्सीडेशन खत्म होता है और एग्जाम में आया तो इतना ही चलिए कोई बीटा ऑक्सीडेशन के पास। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि अगर ऑक्सीडेशन ऑफ पायलमेंटल कोए हुआ तो इसका मतलब पायलमेंटल कोए एक फैटी एसिड है 16 कार्बन का। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एक 8 एसिटल कोए, 7 FeDH2 एंड 7 NaDH फॉर्म होता है। इसके अंदर एक कंफ्यूज मत करो कि इधर ओनली 7 कोए एंजाइम एक्ट हो रहा मगर 8 एसिटल कोए फॉर्म हो रहा, ऐसा कंफ्यूज मत करो कि इधर मैं ऑलरेडी बोले से कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है ना वो साइक्लिक प्रोसेस है। बोले तो एक पायलमेंटल कोए का है जो 7 एसिटल कोए फॉर्म हो रहा ना, इसका 7 साइकिल चलता है, ऐसा 7 साइकिल चलता है और लास्ट में जो एसएल कोए फॉर्म होता है ना, लास्ट में 7 साइकिल में 7 एसिटल कोए फॉर्म हो रहा, लास्ट में एक एसएल कोए बच रहा, वो ऑलरेडी 2 कार्बन का रहता, 2 कार्बन का रहता, इसीलिए उसको ऑलरेडी 2 कार्बन का कोए है, मतलब ऑलरेडी एसिटल कोइच है। इसीलिए कितना अगर x नंबर ऑफ एसिटल कोए फॉर्म हो रहा तो उसके लिए x-1 कोए एंजाइम चाहिए अगर इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड रहा तो। और नेक्स्ट एक बात रखो कि एक एसिटल कोए से 10 ATP फॉर्म होता है, नेक्स्ट एक FeDH2 से 1.5 ATP फॉर्म होता है और नेक्स्ट एक NaDH से 2.5 ATP फॉर्म होता है, ये याद रखो। और नेक्स्ट एक बात रखो कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब याद रखने का नहीं, ये याद रखो कि अगर वन पायलमेंटल कोए से 108 ATP फॉर्म होता है, उसके अंदर 2 ATP कंज्यूम हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए। इधर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर 2 ATP कंज्यूम हो जाता है। बोले तो नेट यील्ड बोले तो कम, बोले तो ओवरऑल एक पायलमेंटल कोए से 106 ATP फॉर्म होता है। और नेक्स्ट इसके बाद डिसऑर्डर्स के बारे में बताया कि उसके अंदर पहले केराटिन डिफिशियंसी, मतलब केराटिन डिफिशियंसी बोले तो ये नॉर्मली इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या बोले तो जो केराटिन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प हो रहा ना, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए केराटिन हेल्प हो रहा ना, उसके डिफिशियंसी होता है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो हमारे बॉडी के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एसिटल कोए फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल नहीं होता, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कम रहता है, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है ना वही ब्रेक हो जाता। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होता है। मतलब अगर हमारा बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है तो केराटिन डिफिशियंसी है बोलकर पता चल जाता है। और नेक्स्ट और एक डिसऑर्डर केराटिन पायलमेंटल ट्रांसफरेज डिफिशियंसी, ये भी सेम। उसके बाद सिड्स बोले तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसके अंदर क्या हो रहा है बोले तो बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये रीजन क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से सीड्स हो जाता है। बोले तो जो इन्फेंट पैदा होता है ना एकदम वो मर जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोले तो बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक क्यों हो रहा है बोल रहे तो जो एसएल कोई डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है ना वो कम हो जाता है। बोले तो बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाता है एसएल कोई डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेंट का डेथ हो जाता है। और नेक्स्ट जेमसेन वोमिटिंग सिकनेस, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हम अगर फूड कंटेनिंग अमीनो एसिड हाइपोग्लाइसिन ए कंज्यूम किया ना तो हमारे बॉडी के अंदर ये वॉमिटिंग सिकनेस आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है और वॉमिटिंग हो जाता है कंटिन्यूस, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड कार्बन फैटी एसिड के बारे में बताया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर चुप याद रखो, बीटा ऑक्सीडेशन था कितना उतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एडिशनल है, याद रखो कि अगर ऑड कार्बन का फैटी एसिड रहा तो उसके ऊपर बीटा ऑक्सीडेशन होकर एसिटल कोए फॉर्म होता है, मगर लास्ट में जो एसिटल कोए फॉर्म होता है वो 3 कार्बन का रहता है, जो प्रोपेनॉल कोए कहते हैं। और ये प्रोपेनॉल कोए, इसका भी एक प्रोपेनॉल कोए कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है जिसके उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक्ट करने की वजह से डी मिथाइल कोए फॉर्म होता है, उसके बाद ये यल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट इसके ऊपर मिथाइल कोए म्यूटेज एक्ट करता है, जिसकी वजह से सेक्शनल कोए में कन्वर्ट होता है, और सेक्शनल कोए वापस क्रेब्स साइकिल में जाता है। और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब अगर फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या होता है बोले तो इसके अंदर क्या बोले तो ये लेस बोले तो एफिशिएंसी कम रहता है, मतलब तो बीटा ऑक्सीडेशन से कितना एसिटल कोई फॉर्म हो रहा है इजीली, और कितना एनर्जी आ रहा ना हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, उतना नहीं होता अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहा। तो इसके अंदर क्या बोले प्रॉब्लम क्या होता है, तो डबल बॉन्ड है, इसीलिए एडिशनल एंजाइम आइसोमेरेज रिडक्टेस एंजाइम एक्ट करना पड़ता है।
और नेक्स्ट इतना था बीटा ऑक्सीडेशन। अब अल्फा ऑक्सीडेशन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर समझो जरा कि बीटा, ये 2 पॉइंट है याद रखो। अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बोलता, अल्फा कार्बन के ऊपर बोलता एक एक कार्बन ब्रेक हो जाता है अल्फा ऑक्सीडेशन के अंदर। और नेक्स्ट अल्फा ऑक्सीडेशन के अंदर ये बता रखो कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। अल्फा ऑक्सीडेशन फुली वेस्ट प्रोसेस है, उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। इसके साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड खत्म होता है। थैंक यू।